अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा यूनिट नंबर 7 है लाइट का, उसका दूसरा लेक्चर लेंगे और जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है उस सिलसिले में ये लास्ट लेक्चर होगा। यूनिट नंबर 7 का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने इंटरफेरेंस को डिटेल से पढ़ा, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिटेल से देखा। आज हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कुछ MCQs हैं YDSC के सिलसिले में वो देखेंगे, फिर हम डाइफ्रैक्शन को देखेंगे क्या होता है, फिर एक कंपैरिजन होगा बिटवीन डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, और इसके साथ ही हम देखेंगे डाइफ्रैक्शन थ्रू डाइफ्रैक्शन रेटिंग में, और फिर हम प्रैक्टिस MCQs भी देखेंगे डाइफ्रैक्शन के। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस लेक्चर MCQs प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन लाइट रे एंड वेव फ्रंट। ये हमने बात की थी कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो एग्जैक्ट एंगल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 90 डिग्री का आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन अ वेव ट्रेन द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट वेव फ्रंट इज। तो आप जानते हैं कि जो दो एडजेसेंट वेव फ्रंट होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, और इस लैम्डा को किसके बराबर हम कंसीडर करते हैं, c डेल्टा t के बराबर कंसीडर करते हैं। So alpha will be the option. The distance between two adjacent wavefront is equal to wavelength. Next question देखिएगा, the phase difference between any two points residing on the same wavefront is। तो हमें पता है कि एक वेवफ्रंट जो होता है, एक वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, यानी कि उनके दरमियान दिए गए ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो 0 है, बिकॉज उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस जो है वो नहीं होता। सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इनटू अ रेयर मीडियम। तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन के आंसर से पहले थोड़ा सा इसके बारे में फिजिक्स जो इन्वॉल्व है वो देखते हैं। जब कोई वेव जो है वो आपके पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इज इक्वल टू c ओवर v, और एक बात ये भी याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और इस v को आप f लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि लाइट की रे गई है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में गई है तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, क्योंकि डेंसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो वेवलेंथ बढ़ गई, क्योंकि याद रखिएगा c तो वैसे कांस्टेंट है, जब भी कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है, सो इट्स वेवलेंथ विल इंक्रीज। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये कांस्टेंट है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो फिर स्पीड भी इंक्रीज करेगी। सो ऑप्शन ए द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिक्रीज, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन सी द स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीज, तो ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन डी द लाइट अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ पाई। तो याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में जब लाइट टकरा कर वापस आती है तो फेज चेंज ऑफ पाई हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन देयर इज नो फेज चेंज। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, एंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइजेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड, द वेवफ्रंट ऑफ अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप इज अप्रॉक्सिमेटली प्लेन। अगर लाइक जो सन था, जब वहां से बहुत डिस्टेंस तक जो है वो वेवफ्रंट ट्रैवल करेगा, उसका कुछ पार्ट हम एज अ प्लेन वेवफ्रंट ले सकते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपको जो चीज़ डिटेल से समझाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास जो है ये वेवफ्रंट ट्रैवल कर रहे हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू हमने क्या करना है जी, हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का फासला x से क्या है। तो देखिए हमने इसका जो है वो द टाइम ड्यूरिंग विच अ पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट एक्स वाई रीचेज एट पॉइंट P, ये एक्स वाई P तक कितना देर में पहुंच जाएगा ये हमने टाइम नोट करना है। तो आप जानते हैं कि s इज इक्वल टू c डेल्टा t होता है, तो हमारे पास जो टाइम आएगा डेल्टा t वो आ जाएगा s ओवर c। सो डिस्टेंस कितना है इनके, इसके और इसके दरमियान 1 लैम्डा 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 और फिर लैम्डा 3 लैम्डा, यानी कि एक लैम्डा ये हो गया, एक लैम्डा ये हो गया, एक लैम्डा ये हो गया। आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेवफ्रंट्स लैम्डा होता है। सो दिस डिस्टेंस इज 3 लैम्डा, और c वैसे का वैसे आ गया। सो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया दैट विल बी ऑप्शन सी, व्हिच इज 3 लैम्डा बाय c। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। क्वेश्चन है कि फॉर अ परसिस्टेंट इंटरफेरेंस टू अकर इट इज नेसेसरी दैट फेज डिफरेंस ऑफ द वेव शुड बी। तो फेज डिफरेंस जो भी हो वो रहे कांस्टेंट, वो टाइम के लिहाज से चेंज ना हो। सो फेज डिफरेंस जो है इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इसको टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ टू कोहेरेंट लाइट वेव्स प्रोड्यूसिंग मिनिमा ऑफ द फिफ्थ ऑर्डर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विल बी। सो देखिए पाथ डिफरेंस ये लैम्डा बाय 2 होता है, 3 लैम्डा बाय 2 होता है, 5 लैम्डा बाय 2 होता है, 7 लैम्डा बाय 2 होता है और 9 लैम्डा बाय 2 होता है। तो ये है ना फिफ्थ ऑर्डर। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, 9 लैम्डा बाय 2। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस में पता है d sin थीटा होता है, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू दिस। तो फिफ्थ ऑर्डर के लिए आप m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4। आपको याद है फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप m की वैल्यू 0 पुट करते थे तो लैम्डा बाय 2 आएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए आप m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 + 1 बाय 2 3 बाय 2 वही आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर के लिए आप m की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सिमिलरली फिफ्थ ऑर्डर के लिए यहाँ m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4। तो 4 + 1 बाय 2 9 लैम्डा बाय 2 विल बी द आंसर। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्वेश्चन इज इफ in an interference pattern produced by the two identical slits the intensity at the side of the central maxima, central maxima पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, is I the intensity at the same spot when either of the two slit is closed। देखिए जब ये दोनों स्लिट्स ओपन थी तो यहाँ पर एक सेंट्रल मैक्सिमा बना, यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, I थी। तो अब अगर हम एक स्लिट को क्लोज कर देंगे तो जो नया एम्पलीट्यूड यहाँ तक पहुंचेगा वो हाफ हो जाएगा ना। पहले y इधर से आ रहा था, y इधर से आ रहा था, पहले एम्पलीट्यूड था 2y, अब इधर से कुछ नहीं आएगा, इधर से सिर्फ y आएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, 2y से y हो गया। तो अगर नया एम्पलीट्यूड हाफ हो गया तो जो इंटेंसिटी है, आप जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो जो नई इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, y/2 कर देंगे उसको। तो जो नई इंटेंसिटी आएगी वो ये y² i के प्रोपोर्शनल है। जो नई इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, पहले वाली इंटेंसिटी के 4 टाइम कम हो जाएगी। एम्पलीट्यूड हाफ होगा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, it's all about interference YDSC now. Next question देखिएगा, two interfering beams having intensities in the ratio 9:4, the ratio of the maximum to minimum intensity। तो याद रखिए maximum to minimum intensity का जो रेशो होता है वो होता है y1 + y2 ओवर y1 - y2 का स्क्वायर। सो आपको द रेशो ऑफ द इंटेंसिटीज दिया हुआ है, i1 ओवर i2 दिया हुआ है 9:4।
सो पहले आप y1 और y2 की वैल्यू मालूम करें। आप जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, सो y1 ओवर y2 विल बी इक्वल टू i1 ओवर i2 स्क्वायर रूट। अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो i1 ओवर i2 क्या है आपके पास 9/4 है। सो यहाँ से y1 ओवर y2 बराबर आ गया 3/2। सो दिस मीन्स दैट y1 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू 2। अब आप उसको यहाँ पुट कर लीजिए, ऊपर पुट करेंगे 3 + 2 का स्क्वायर, नीचे 3 - 2 का स्क्वायर। सो ये 5 का स्क्वायर 25, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1। सो द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 25:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट YDSE, Young's double slit experiment. The question is, what happens if the monochromatic light used in the Young's double slit experiment is replaced by white light? तो याद है जब हमने कहा था कि अगर व्हाइट लाइट आएगी तो फिर सेंट्रल स्पॉट क्या होगा, व्हाइट होगा, और फिर उसके नेक्स्ट वॉलेट होगा और लास्ट में रेड होगा। सो पहला ऑप्शन देखें, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस बिकम्स व्हाइट, नहीं, सिर्फ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट होगी। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव कलर्स बिटवीन वॉलेट एंड रेड। और नेक्स्ट देखिएगा, ओनली द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट, ऑल द अदर फ्रिंजेस आर कलर्ड एंड नो फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व। सो जो अदर फ्रिंजेस है वो कलर तो हो सकती हैं, पैटर्न तो इसी तरह से बनता है वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड का, लेकिन क्योंकि स्क्रीन एक है तो हो सकता है कि जिस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हो सकता है कि अगर ग्रीन के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो तो ब्लू के लिए भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो, यानी कि उसका कोई सेकंड ऑर्डर उसका कोई थर्ड ऑर्डर आपस में मैच कर रहा हो, तो फिर क्या होगा, ये कलर्स आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, सारे कलर्स मिक्स होंगे। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन, ओनली द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट, ऑल द अदर थिंग्स विल बी कलर्ड। हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये इस तरीके से होंगे, कलर्ड होंगे, मिक्सिंग ऑफ कलर भी बीच में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इज द इंटरफेरेंस पैटर्न अफेक्टेड इफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन स्टिल वाटर देन द एयर। तो अगर हम एयर की बजाय वाटर में करेंगे तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपको बताया था, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, v इक्वल टू f लैम्डा। और फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है डेल्टा y इक्वल टू l लैम्डा बाई d। तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो फिर फ्रिंज विड्थ भी कम होगी। फ्रिंज विड्थ कम होने का मतलब है जो फ्रिंजेस होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, वो नैरोवर हो जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Next question is, in a YDSE experiment, light of wavelength 500 nanometer illuminates two slits that are separated by 1 millimeter. The separation between adjacent bright fringes on a screen on 5 meter away from the slit. तो स्टूडेंट्स में देखिएगा कि हमने सेपरेशन बिटवीन द ब्राइट फ्रिंजेस देखनी है, इसका मतलब हमने फ्रिंज विड्थ देखनी है। सो दैट फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू l लैम्डा बाई d। सो जो आपके पास वेवलेंथ दी गई है वो वेवलेंथ दी गई है 500 नैनोमीटर की, और इसके अलावा सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है स्लिट्स के दरमियान इनके इंटरस्लिट डिस्टेंस वो 1 मिलीमीटर है। द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन है, स्लिट्स के डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन एंड दैट इज 0.10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप डाइफ्रैक्शन को देखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इट इज दी बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल, या कह सकते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल शैडो में स्प्रेड करे। स्टूडेंट अगर आपने देखा हो YDSE एक्सपेरिमेंट में, अगर लाइट बेंड ना हो तो हमने देखा था कि इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकती, यानी कि अगर ये एक लाइट सोर्स पड़ा है और लाइट रे बेंड नहीं हो रही तो बस फिर इन दो पॉइंट्स पर आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बनती। लेकिन हमने देखा कि ये जो सेंट्रल स्पॉट है ये भी ब्राइट था, इसका मतलब है लाइट यहाँ से बेंड हुई थी। इसी बेंडिंग ऑफ द लाइट को हम जो है वो डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर आप डाइफ्रैक्शन को जो है वो डिटेल से समझने की कोशिश करें तो देखिए, फर्स्ट कीजिए हमारे पास ये एक बॉल है जिससे लाइट नहीं पास कर सकती, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बॉल नहीं है, और यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है। तो अगर लाइट सिर्फ स्ट्रेट ही ट्रैवल करे तो ये जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर इस बॉल का ये इमेज बन जाएगा। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है, बट व्हाट अबाउट दिस कि अगर इस बॉल का सेंट्रल पॉइंट भी ब्राइट हो, यानी कि दरअसल जो ये ब्लैक इनका ये दरअसल वाइट है और जो वाइट है वो यहाँ पे ब्लैक है, तो अगर सेंट्रल स्पॉट भी ब्राइट है तो इसका मतलब है कि इस ऑब्स्टेकल के एज से लाइट क्या होगी, बेंड होगी, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट कब बेंड होती है, अगर उसके रास्ते में कोई ऐसी ऑब्स्टेकल रखती जाए कि जिसका जो साइज है वो कंपेरेबल हो विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, या फिर अगर लाइट के रास्ते में कोई ऐसी स्लिट रख दें कि जिसकी स्लिट विड्थ कंपेरेबल हो विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रैक्टिकली ये वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और स्लिट विड्थ कम होनी चाहिए, फिर भी डाइफ्रैक्शन होती है। अगर सूरत हाल ये हो तो फिर डाइफ्रैक्शन नहीं होती, फिर वो वेवफ्रंट वैसे का वैसे गुजर सकता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ द स्लिट, साइज ऑफ द स्लिट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ थोड़ी बहुत बड़ी हो स्लिट से तो फिर डाइफ्रैक्शन होती है। साउंड की डाइफ्रैक्शन आसान है, लाइट की मुश्किल है, और एक्सरेज की सबसे मुश्किल है। उसकी रीजन क्या है कि जो साउंड की जो वेवलेंथ है वो मीटर्स में है, तो उसके हिसाब से जो ऑब्स्टेकल है नॉर्मल रूटीन में आसानी से मिल जाती है, इसलिए साउंड वेव्स कैन इजीली बी डाइफ्रैक्टेड। लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है वो क्या है, 700 बिटवीन 400 नैनोमीटर से 730 नैनोमीटर तक, यानी कि वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर है, या माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं अगर आप उसको राउंड ऑफ करें तो। फिर भी इतनी छोटी स्लिट का मिलना आम स्लिट की निस्बत, मीटर्स वाली स्लिट की निस्बत मुश्किल है, जबकि जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ क्या है, एंगस्ट्रॉम है, और वो फिर कुदरती तौर पर जो स्लिट है तो है इंटरप्लेनर स्पेस बिटवीन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लेकिन प्रैक्टिकली आप ऐसी स्लिट नहीं बना सकते कि जो कि एक्सरेज की डाइफ्रैक्शन करवाए, यानी कि वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उसकी डाइफ्रैक्शन उतनी आसान होगी, वो उतनी ज़्यादा डाइफ्रैक्ट होगी। इस तरह से आपको याद होगा हमने वो एक पॉइंट पढ़ा था YDSE में कि अगर आपके पास व्हाइट लाइट आएगी ना, व्हाइट लाइट आएगी तो जो सबसे फार्थेस्ट बनेगा वो रेड का मैक्सिमा बनेगा। उसकी वजह क्या है कि रेड की डाइफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, और जो सेंट्रल के सबसे क्लोज होगी व्हाइट के बाद वो वॉलेट होगी, क्योंकि वॉलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन भी सबसे कम है। तो वेवलेंथ का जो डाइफ्रैक्शन के साथ है, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, जबकि जो स्कैटरिंग है इसका वेवलेंथ के साथ रिलेशन जो है वो इन्वर्स है, यानी कि वेवलेंथ जितनी
ज़्यादा होगी, स्कैटरिंग उतनी कम होगी। दैट इज़ वाई वी यूज़ रेड लाइट टू इन ट्रैफिक सिग्नल्स, क्योंकि धुंध के दिनों में जो जब लाइट ज़्यादा स्कैटर हो रही होती है तो क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग जो है वो कम हो रही होती है। इन शॉर्ट देखिए, डायफ्रैक्शन का उर्दू मतलब तो वैसे झुकना है या इंकसार या आजी, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन फिजिक्स में जब भी लाइट के रास्ते में कोई ऐसी ऑब्स्टिकल आए जिसका जो साइज़ है वो कंपेरेबल हो विद दी वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि जो साइज़ है इट शुड बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो फिर भी डायफ्रैक्शन होती है। या लाइट के रास्ते में कोई ऐसी स्लिट रखी जाए कि जिसकी जो स्लिट विड्थ है वो इस वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल हो, तो फिर भी डायफ्रैक्शन हो जाती है। अब हम स्टूडेंट्स जबकि डायफ्रैक्शन के बेसिक 3 को समझ चुके हैं, सो चलें हम एक छोटा सा कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं बिटवीन डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, क्योंकि स्लिट से रिलेटेड आपने इस बुक में दोनों एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, डायफ्रैक्शन भी पढ़ा है और इंटरफेरेंस भी पढ़ा है। सो लेट अस सी व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन देम। तो मैं ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ इसको आपने इस तरह से टेबल बना के लिखना है। सबसे पहले देखिए, जो इंटरफेरेंस होती है वो बिटवीन टू डिफरेंट वेव्स, दो डिफरेंट वेव फ्रंट्स के दरमियान होती है। सो इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ द टू डिफरेंट वेव फ्रंट, जबकि डायफ्रैक्शन में स्लिट तो एक ही होती है और उससे जो वेवफ्रंट आता है वो भी एक ही होता है। तो इसी एक वेवफ्रंट के मुख्तलिफ पार्ट्स यानी कि वेवलेट्स के दरमियान जो सुपरपोजिशन होती है उसको हम जो है वो डायफ्रैक्शन कहते हैं। आपको याद है कि जब हमने डायफ्रैक्शन भी बुक में स्टडी किया था तो हमने लिखा था कि जब हमने कहा था कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी वही मैक्सिमा बनेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी इंटरफेरेंस की कंडीशन अप्लाई होती है और इसमें भी। फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें दो वेवफ्रंट के दरमियान इंटरफेरेंस होती है और उसमें एक ही वेवफ्रंट के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान इंटरफेरेंस हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि डायफ्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 209 पे जाके बॉटम पर देखिएगा, आपको एक डायग्राम नजर आएगी इस तरीके से, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा की बनी हुई है, येलो और ब्लैक, यानी कि जहाँ पे व्हाइट है तो वहाँ पर जो है वो क्या होगा, येलो होगा आपकी बुक में। पेज नंबर 209 पे बॉटम पे गोल दायरे में इसका डायग्राम बनी हुई है। तो देखिए कि जो इंटरफेरेंस होता है उसमें जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सारी की सारी सेम होती है थ्रू आउट द स्क्रीन। ये हमने पढ़ा भी था जब हमने फ्रिंज विड्थ का फार्मूला डेल्टा वाई इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी पढ़ा था, तो हमने कहा था कि फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम थ्रू आउट द स्क्रीन। थ्रू आउट द स्क्रीन फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें डायफ्रैक्शन के केस में, तो जो पेज नंबर गालिबन 225 है, देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है वो ये इंटेंसिटी डायग्राम भी बनी हुई है। तो देखिएगा जो सेंट्रल स्पॉट होता है उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होती है, सेंट्रल स्पॉट की जो फ्रिंज विड्थ है वो सबसे ज्यादा होती है, और ये क्या है, उसकी इंटेंसिटी है। डायफ्रैक्शन के केस में द सेंट्रल स्पॉट हैज मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी, वाइल इन केस ऑफ YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जो फ्रिंज विड्थ होती है ये पूरे के पूरे जो स्क्रीन है उस पे तमाम के तमाम पैटर्न की फ्रिंज विड्थ सेम होती है, मैक्सिमा के लिए भी और मिनिमा के लिए भी। देखो, एक तो इसमें ये कॉमन बात है कि YDSE में भी सेंट्रल स्पॉट जो है वो ब्राइट होता है और डायफ्रैक्शन के केस में भी सेंट्रल स्पॉट क्या होता है, ब्राइट होता है। लेकिन फर्क क्या है कि इंटरफेरेंस के केस में जितने भी ब्राइट या डार्क स्पॉट बनेंगे उन सब की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, सेम होगी। लेट्स से अगर सबकी फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर है या 2 मिलीमीटर है तो पूरी स्क्रीन पर जितने भी मैक्सिमा या मिनिमा बनेंगे सबकी फ्रिंज विड्थ जो है वो 2 मिलीमीटर ही होगी। लेकिन डायफ्रैक्शन के केस में सेंट्रल स्पॉट की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होगी, और जैसे ही हम सेंट्रल स्पॉट से राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स मूव करेंगे तो उस केस में ये फ्रिंज विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कम होती जा रही है और इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन द सेंट्रल स्पॉट हैज मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ एंड इंटेंसिटी दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव ऑन द ईदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। So this was the intensity problem, intensity difference in case of diffraction and interference. So इसके अलावा आप देखिए कि जो इंटरफेरेंस है पूरी स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं, we can obtain infinite maxima and minima due to इंटरफेरेंस। लेकिन डायफ्रैक्शन में आप देखिएगा ये 2-3 पैटर्न के बाद गायब हो जाता है। अभी लास्ट में मैं प्रैक्टिस में आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल में मैक्सिमम 4th ऑर्डर डायफ्रैक्शन पॉसिबल है, यानी कि वहां पर मैक्सिमम 4 ब्राइट स्पॉट बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। इसको लिख भी लीजिएगा इस डिफरेंस को, ताकि कल को अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली देख सकें। सो अब हम जो है वो पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि आपके इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक होगा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। 400 से 5000 लाइंस जो है वो होती हैं पर मीटर। सो व्हेन वी स्टडी डायफ्रैक्शन थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो उसमें हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट होती है जिसमें 400 से 5000 लाइंस इनरोल होती हैं पर सेंटीमीटर के, यानी कि मीटर में फिर ये इधर भी 2 जीरो और लगा दें और इधर भी 2 जीरो लगा दें, वो लाइंस पर मीटर हो जाएंगी। सो इन जो 2 लाइंस होती हैं, 2 लाइंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है 2 लाइंस के दरमियान, इसको हम ये एक्ट करता है एज अ स्लिट विड्थ। तो फिर जब यहाँ से लाइट रे गुजरती है तो वो क्या होती है, डायफ्रैक्ट होती है। जितनी भी लाइट रेस आती हैं वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती हैं और फिर अपनी नॉर्मल जो है वो डायरेक्शन से थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं, और 2 स्लिट्स के दरमियान ये जो फासला है इसको हम डी बोलते हैं। दिस डी विच इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट, ये हासिल होता है अगर आप लेंथ ऑफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ लाइन से, तो फिर जाहिर बात है आपके पास ये विड्थ निकलाती है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है 2 स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस निकलाता है। तो जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो L/N के बराबर है। नॉर्मली आप अगर L को यूनिट लेंथ रखें तो इसी D को आप लिख सकते हैं 1/N। तो ये क्या दिया हुआ है, अगर ये ग्रेटिंग एलिमेंट होता तो लेंथ का यूनिट मीटर ऊपर होता, यहाँ पे मीटर नीचे है, तो N किसके बराबर होता है, 1/D के। तो ये जो दिया हुआ है आपको वो N दिया हुआ है, ये आपने खास तौर पर ध्यान में रखना है। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ कि आप खास तौर पर डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के लिए चैप्टर नंबर 9 के जो लास्ट में न्यूमेरिकल्स हैं उनको जरूर कीजिएगा। तो अगर कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है लाइंस पर सेंटीमीटर, तो दैट इज इट मींस कि वो आपको n दिया हुआ है और जो d है वो रेसिप्रोकल ऑफ n होता है। सो अगर हम 2 रेस के दरमियान पाथ डिफरेंस देखना चाहें तो दिस इज एंगल थीटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, d sin थीटा। ये जो पाथ डिफरेंस होता है d sin थीटा 2 रेस के दरमियान, या तो ये 1 लैम्डा के बराबर होता है, या ये 2 लैम्डा के बराबर होता है, या ये 3 लैम्डा के बराबर होता है, एंड सो ऑन। ये पाथ डिफरेंस d sin थीटा किसके बराबर हो जाता है जी, n लैम्डा के बराबर हो जाता है। सो हियर n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन कब होती है, देखिए
अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन को देखना चाहें तो उसका क्या मतलब है कि सपोज अगर आपके पास ये एक ग्रेटिंग है और उसमें ये स्लिट्स बनी हुई हैं, तो अगर एक लाइट रे इधर से जाती है और एक रे इधर से जाती है, एडजेसेंट से जाती है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। इसके लिए हम n की वैल्यू 1 लेंगे। अगर एक लाइट रे स्लिट से जाती है, एक इधर से जाती है, यानी कि एक इधर से और एक इधर से, तो फिर हम इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। और अगर एक लाइट रे इधर से जाए और दूसरी भी इधर से जाए, यानी कि एक ही स्लिट से दोनों लाइट रे गुजरे, फिर ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग उनको रिजॉल्व नहीं कर सकती, यानी कि उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। लिहाजा अगर हम कहेंगे कि क्या हम n की वैल्यू 0 लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते n की वैल्यू, यानी कि जीरो ऑर्डर डाइफ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए दोनों लाइट रेज को एक ही स्लिट से गुजरना पड़ेगा। सो ये जो जनरल फॉर्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो अभी जरा हम इसकी मैथमेटिक्स को भी देखते हैं और ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं। अब जरा देखिए कि जब हम कहते हैं कि d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इसमें कांस्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं? अगर डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ही है तो ग्रेटिंग एलिमेंट चेंज नहीं होगा, और क्या चेंज नहीं होगा? इंसिडेंट वेवलेंथ अगर आप वही यूज कर रहे हैं बार बार तो वो भी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा? चेंज ये थीटा होगा और ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन होगा। साइन की वैल्यू 0 तो 0 होती है, थीटा बढ़ता जाएगा, n बढ़ के पहले 1 होगा, तो फिर लिखेंगे d sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। फिर n की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी 2, इधर से एंगल भी बढ़ जाएगा, ये 0 है, ये थीटा इज इक्वल टू, ये n इज इक्वल टू 1 है, थीटा और बड़ा, n इज इक्वल टू 2 हो गया, थीटा और बड़ा, n इज इक्वल टू 3 हो गया। ये लाइट की इनिशियल डायरेक्शन है, अगर लाइट रे ऐसे जाएगी तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो क्या स्क्रीन तो सामने है, स्पॉट बनेगा? नहीं बनेगा। तो थ्योरेटिकली तो हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लगा लेते हैं मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन के लिए, लेकिन 90 डिग्री पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि स्क्रीन तो सामने है। लाइट अगर ऐसे आके ऐसे बेंड होगी तो स्क्रीन पर तो फोकस नहीं होगी। अगर आप यहाँ से मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा देखना चाहें n, तो वो कब आते हैं जी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा फॉर, ये आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, फॉर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा जो है वो d लार्ज होना चाहिए, d लार्ज होना चाहिए, थीटा लार्ज होना चाहिए। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आती है, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। प्रैक्टिकली थीटा 90 के करीब होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 हुआ तो फिर स्क्रीन पे फोकस नहीं होगा। और जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन है, यू कैन गेट मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। और इसमें अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूज दिस d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। देखिए हमने कहा कि theta is equal to 90 degree पे practically there is no diffraction, right? So when we say d sin theta is equal to n lambda, so from here theta is equal to sin inverse n lambda by d। ये मैंने आपको जनरल इक्वेशन लिख दी है। याद रखिए ये जो ब्रैकेट है, साइन इनवर्स के बाद जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ हो वो 1 से कम हो, क्योंकि अगर ये 1 हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? 90, और 90 पे डाइफ्रैक्शन प्रैक्टिकली नहीं होती। तो अगर आप n की जगह पर जो भी वैल्यू रखें तो ये रिज्यूम कर लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 1 से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन हो, तो फिर इक्वेशन क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स लैम्डा बाय डी, यानी कि फिर यहाँ पर लैम्डा शुड बी लेस देन डी होना चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा शुड बी लेस देन डी होगा तभी ब्रैकेट का आंसर जो है वो 1 से कम आएगा। अगर आप सेकंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं तो इसी फार्मूले में क्या आएगा? 2 लैम्डा बाय डी आएगा। इसका मतलब है 2 लैम्डा बाय डी शुड बी लेस देन डी, 2 लैम्डा शुड बी लेस देन डी, या लैम्डा शुड बी लेस देन डी बाय 2, राइट? ब्रैकेट में जो आंसर है वो 1 से कम आएगा तो डाइफ्रैक्शन पॉसिबल हो सकेगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, हम इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूँ कि इफ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा अकर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा? कितने स्पेक्ट्रा बन सकते हैं? तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये काफी है डी लेने के लिए। देखें d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, सो d इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर sin थीटा। सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा है तो n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 लैम्डा, sin क्या आ जाएगा? sin 30, सो sin 30 इज 1/2 बेसिकली, तो 1/2, सो लैम्डा के d किसके बराबर आ जाएगा? d विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा। अब थीटा बराबर होता है sin इनवर्स n लैम्डा बाय d, तो n लैम्डा, d क्या है जी? d है 4 लैम्डा। मैंने कहा कि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा अगर होता है किस पे? 30 डिग्री पे, और फिर 30 डिग्री रख के मैंने d की वैल्यू निकाली। अब d की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब बताएं n की वैल्यू की जगह 3 रखेंगे, n की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जवाब 1 से कम आएगा? बिल्कुल आएगा, 3/4 यानी कि 0.75, 1 से कम ही आएगा ना। इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा भी पॉसिबल हो सकता है। अगर हम n की जगह पे 4 रखते हैं, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जो कि 90 होता है, 90 पे डाइफ्रैक्शन प्रैक्टिकली नहीं होती। इसका मतलब है जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रा इसे बन सकते हैं वो कितने हैं? वो 3 है। सो दैट इज हाउ वी कैन टैकल दिस सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, और इस तरह का एक न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस में भी करेंगे, उसको आप डिटेल से समझिएगा। ये जो स्टूडेंट अभी हमने डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा, तो आए कुछ डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कुछ एक्टिविटीज की प्रैक्टिस भी करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, येलो लाइट इज यूज्ड इन अ सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद स्लिट विड्थ ऑफ 0.6 मिलीमीटर। जो स्लिट विड्थ है दैट इज 0.6 मिलीमीटर, उसको हम लिख लेते हैं। द स्लिट विड्थ इज 0.6 into 10⁻³ मीटर। वो कहता है कि इफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय एक्स रेज, अगर हम येलो लाइट की बजाय उन्हीं स्लिट्स को इल्यूमिनेट करें विद एक्स रेज, देन द पैटर्न विल रिवील। अब देखिए जो एक्स रेज की वेवलेंथ है वो होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻10 मीटर। तो अब बताएं, हमने कहा था कि डाइफ्रैक्शन तब होगी जब जो वेवलेंथ है और जो साइज ऑफ द स्लिट है वो मैचेबल हो, कंपेरेबल हो। तो ये वेवलेंथ तो बहुत छोटी है स्लिट से, तो इसका मतलब है कि अब डाइफ्रैक्शन का पैटर्न नहीं बनेगा। अगर आप एक्स रेज के थ्रू डाइफ्रैक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर आप क्रिस्टल्स को यूज कीजिए, क्योंकि क्रिस्टल्स के दो प्लेन्स के दरमियान जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है वो इस ऑर्डर की होती है। और इसलिए फिर आपने चैप्टर नंबर 9 में टॉपिक पढ़ा होगा डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। सो दिए गए पैटर्न में क्योंकि स्लिट विड्थ बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ बहुत छोटी है, सो डाइफ्रैक्शन विल नॉट अकर, तो हम क्या कहेंगे? नो डाइफ्रैक्शन पैटर्न। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर इमेज इन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड एज। सो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ डाइफ्रैक्शन है दैट इज दिस, एंड दिस n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, तो वो आपके पास हो जाता है ये। अब अगर हम चाहते हैं कि n की वैल्यू मैक्सिमम हो तो क्या होना चाहिए? थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर के लिए हम ये 90 पुट करेंगे। तो n किसके बराबर आ जाएगा? या d बाय लैम्डा के, और आप जानते हैं d को हम जो है वो लेंथ ओवर नंबर ऑफ लाइंस भी पुट कर सकते हैं इनटू लैम्डा। सो इसका जो करेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है। सो चार्ली, इसका जो चार्ली ऑप्शन है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज passes through a diffraction grating with 4 × 10⁻3 लाइन्स पर सेंटीमीटर। अगर लेंथ नीचे आएगी, देखिए जो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है, L/N होता है। अगर लेंथ नीचे आए तो इसका मतलब है ये N है। सो N इज बेसिकली 4 × 10⁻3 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ये आपके पास N दिया हुआ है। दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, वेवलेंथ आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर से ज़रा देखिएगा, आप सोच सकते हैं कि सर अगर हमने वेवलेंथ यूज़ करनी है तो फॉर्मूला तो हमारे पास है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ d दिया हुआ है, तो फिर हमारे पास n भी नहीं है, थीटा भी नहीं है, तो हम लैम्डा कैसे इस्तेमाल करें। समटाइम्स न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वेवलेंथ मालूम करनी है तो हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट c इज इक्वल टू f लैम्डा, सो फ्रॉम हियर लैम्डा इज इक्वल टू c ओवर f, सो c इज 3 × 10⁸ एंड f इज 6 × 10⁻14, तो यार 1/2 × 10⁻6 या फिर 5 × 10⁻⁷. So by solving this, we will get the option B. That is the right option. And here we do not need this information in this numerical. Next question देखिएगा. The next question is, in a diffraction grating, third order diffraction maxima is observed for the grating element of 6 lambda. Angle of diffraction for this line. देखिए जो d sin थीटा है वो इक्वल टू n लैम्डा है, तो यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑर्डर इमेज जो है वो किया गया है, जबकि जो ग्रेटिंग एलिमेंट है यानी कि d है, ग्रेटिंग एलिमेंट आपके पास है 6 लैम्डा. सो आपने मालूम करना है एंगल, तो यहाँ से थीटा किसके बराबर आ जाता है, साइन इनवर्स n लैम्डा बाय d. सो साइन इनवर्स n इज 3 ओवर d 6 लैम्डा. ये कैसे कैंसिल आउट हो गया, 3/6 क्या हो गया 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया, साइन 1/2 कहाँ होता है 30 डिग्री पे होता है. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 30 डिग्री. इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्सो अबाउट डाइफ्रैक्शन. द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट स्लिट्स ऑन अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 3 लैम्डा. दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 3 लैम्डा. द डेविएशन थीटा ऑफ द सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए हमने थीटा मालूम करना है. सो वंस अगेन d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स n लैम्डा बाय d. सो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स n की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, ये आ जाएगा 2 लैम्डा ओवर d कितना है जी 3. सो लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो गया, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3. सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखिए अबाउट द डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट. उसमें आप देखिए कि इफ द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा यानी कि n इज इक्वल टू 3 अकर्स एट 45 डिग्री, वो 45 डिग्री पे अगर होता है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर कैन बी ऑब्जर्व्ड. हाईएस्ट ऑर्डर हमने मालूम करना है. कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा मैक्सिमा था वो 45 डिग्री पे आता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन यानी कि छोटे n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. सो पहले ये जो दी गई इंफॉर्मेशन है इसे आप d निकाल सकते हैं. देखें d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. सो फ्रॉम हियर d इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर साइन ऑफ थीटा. सो n कितना है आपके पास 3 है, 3 लैम्डा. साइन कितना है 45, साइन 45 डिग्री. तो साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये आ जाएगा 3 × स्क्वायर रूट 2 × लैम्डा. और आप जानते हैं स्क्वायर रूट 1 पॉइंट कितना होता है 4, तो ये आ जाएगा 4.2 लैम्डा. ये आपके पास जो है वो d की वैल्यू आ जाएगी. अब दोबारा से इसी फार्मूले को यूज करें और n की वैल्यू निकालें. सो n बराबर किसके आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स n लैम्डा ओवर d. सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स n लैम्डा ओवर d की वैल्यू कितनी है जी 4.2 लैम्डा. और स्टूडेंट ड्यूरिंग द लेक्चर ऑफ डाइफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में जो आंसर होगा वो 1 से कम आएगा हमेशा, क्योंकि साइन इनवर्स 190 डिग्री होता है और 90 डिग्री पे प्रैक्टिकली देयर इज नो डाइफ्रैक्शन. सो अगर लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, अगर मैं n की जगह पर यहाँ पे 4 रखूंगा, मेरे पास ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में आंसर फिर भी 1 से कम आएगा. लेकिन अगर मैंने n की जगह पे 5 रख दिया तो फिर ब्रैकेट में आंसर 1 से ज़्यादा आएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली डाइफ्रैक्शन के लिए ये जो साइन इनवर्स के बाद ब्रैकेट है इसमें आंसर 1 से कम आना चाहिए. तो यहाँ पे हम 4 तो रख सकते हैं, यहाँ पर हम 5 नहीं रख सकते. सो इट मीन्स के यहाँ पर जो मैक्सिमम n की वैल्यू आ सकती है दैट कैन बी इक्वल टू 4 नॉट 5. सो यहाँ पर लिख रहे थे 4 5 6 7, तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है 4 का हो सकता है. सो दैट्स कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ लाइट, और वेव्स ऑफ लाइट का ऑप्शन कंप्लीट हो गया. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल मीट फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक. सो अंटिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़.